हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम वॉरियर पर स्वागत है। आज हम लोग इस चैप्टर का गवर्नर जनरल और वायसराय वाले जो चैप्टर हैं इसके एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा प्रश्न है, दूसरा ऑप्शन से विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें से केवल दो सही है ना, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, है ना, गवर्नर जनरल नहीं था। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं फिर दोबारा वो भारत आता है और 1765 से 67 ईस्वी की अवधि तक वो बंगाल का गवर्नर रहता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शंस वारेन हेस्टिंग होगा, हालांकि उसका उत्तर नहीं दिया गया है ना, बी आंसर होगा इसका ना। तो वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर, भारत का हालांकि दे दिया है तो इसलिए यहाँ गलत हो गया, बंगाल का होना चाहिए था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क्स है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ ई ऑप्शंस हो जाएंगे, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो हम लोग देख लेते हैं। उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के काल क्रमानुसार को निम्नलिखित कूट में से सही क्रम का चयन करें। तो हम लोग इसके ऑप्शंस को ही देख लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध जो था वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 ईस्वी में होता है, बक्सर युद्ध के पश्चात। इलाहाबाद की संधि क्लाइव के भारत आगमन के बाद होता है ना, 12 अगस्त और 16 अगस्त ये दो डेट में होता है 1765 में। फिर वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना, 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनता है और 74 में से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया, जो कि गलत है इसमें, है ना, वह बंगाल का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 में बना तथा 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सही नहीं है? पहला है कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। तो यह सही है, हम लोग नोट्स में देख चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था ना, क्लाइव सैनिक और असैनिक सुधार जो है करता है, ये भी सही है। थर्ड है, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। तो यह गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर, द्युति का सिद्धांत मतलब व्यपगत के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की जा रही है, इसके आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जुड़े। तो यह बात सही है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। क्लाइव के समय में सैनिक तथा असैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधार के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना, अपने कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। फिर सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी।
फिर विलियम बेंटिक जो 1828 से 35 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, के शासनकाल के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में विलियम बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर तथा संभलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर तथा 1854 ईस्वी में झांसी तथा 1854 में ही नागपुर का विलय कर लिया, और ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किया गया। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने से किया था, और यह आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। जेम्स आउट्रम को वहाँ का अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था, और उसी की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कुप्रशासन के आरोप पर किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह लॉर्ड क्लाइव था, जो प्लासी के युद्ध के बाद करता है। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं पहले भी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राजा चैत सिंह किए थे। बनारस विद्रोह राजा चैत सिंह के द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था, वारेन हेस्टिंग के समय। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? और यह 1784 में किया गया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। इसमें वारेन हेस्टिंग था। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, यह वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड वेलेस्ली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया, यानी बफर स्टेट जो है वो बनाने का प्रयत्न किया, जिससे कि कंपनी के राज्य की सुरक्षा हो सके। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि कंपनी अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। इस नीति पर वो चल रही थी कि अपना अगर पड़ोसी राज्यों की सीमा सुरक्षित रहेगा तो स्वाभाविक है कि कंपनी की भी सीमाएं सुरक्षित रहेगी। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। इसलिए इसके साथ जो है सहायक संधि किया जाता अवध के साथ। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा अर्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था, और इसके लिए वो सहायक संधि की प्रणाली अपनाता है। वेलेस्ली ने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? तो यह वारेन हेस्टिंग्स से है और लॉर्ड वेलेस्ली से है। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो हम लोग देख चुके हैं, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद यानी कलकत्ता काउंसिल एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले, क्योंकि कंपनी इससे पहले स्वयं कार्य नहीं कर रही थी। इसके लिए वो 2 उपदीवान की नियुक्ति की थी। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय, जिसे बिहार में नियुक्त किया गया था, और मोहम्मद रजा खान बंगाल के उपदीवान थे, इनको पदच्युत कर दिया। इस तरह से द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी, जब कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होती है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो अभी हम लोगों ने देखा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? यह वारेन हेस्टिंग्स था।
वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। किंतु ब्रिटिश संसद ने वारेन हेस्टिंग की सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न हैं, किंतु B.A. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। B.A. स्मिथ लिखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हों कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। तो इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स का जो है वो बचाव किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में मांगी देख ली हम लोग, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता अर्थात कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया, क्योंकि कर और न्याय प्रशासन दोनों पहले कलेक्टर के हाथ में था, तो उससे जो है कलेक्टर का काम सिर्फ कर वसूलना कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो वह था कॉर्नवालिस। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नियम बनाए। कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। नेक्स्ट, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो ये हो जाएगा दरोगा। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा नामक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो यह गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता जिसे हम कॉर्नवालिस कोड भी कहते हैं, एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र भी है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता? पहला है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही है। तीसरा है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये गलत है। फिर है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, तो ये तीनों कथन सही हैं और सी गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था।
नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेज़ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में क्योंकि सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इसके अलावा वो किसी दूसरी शक्ति से भी वो संधि नहीं करेगी। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेज़ों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा, और यह फ्रांस को ध्यान में रखकर किया गया था, और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। और इस तरह से अंग्रेज़ क्या करते हैं कि उस पर अप्रत्यक्ष रूप से उन राज्यों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। नेक्स्ट, वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो वह था पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो 1802 ईस्वी में स्वीकार किया था। दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने 1801 ईस्वी में जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को इसने अंग्रेज़ों से बसीन की संधि कर ली। बसीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों की संरक्षकता स्वीकार कर ली, और यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेज़ों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर इसके मध्य हुए थे, तो ये अंग्रेज़ और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था इसमें से? तो ऐसे में तो हो जाएगा, यह अवध का नवाब हो जाएगा ना, 1765 में। वेलेज़ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था, वह प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी, लेकिन वेलेज़ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। यदि प्रश्न में वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए, तब उत्तर हैदराबाद होगा, जो 1798 में स्वीकार किया था। लेकिन अगर सिर्फ यह पूछा जाए कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तब यह हो जाएगा अवध। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो हो जाएगा लॉर्ड वेलेज़ली। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो ये हो जाएगा इसमें से सभी स्वीकार किया। जोधपुर, बूंदी, ये सभी स्वीकार किया। हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने ये भी स्वीकार किया, ये भी किया है। जोधपुर के राजपूत राज्य ने भी किया और मैसूर के शासक ने भी किया है। तो ये प्रश्न ही जो है वो गलत है। लॉर्ड वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इसमें से वे राज्य थे, हैदराबाद के साथ 2 बार सहायक संधि किया गया है, 1798 फिर 1800 ईस्वी में। मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर के साथ 1799 ईस्वी में ही, अवध के साथ 1801 ईस्वी, पेशवा के साथ 1802 ईस्वी, बरार के भोंसले के साथ 1803 ईस्वी में सहायक संधि की गई। सिंधिया के साथ 1804 ईस्वी में सहायक संधि किया गया। इंदौर के होलकर के साथ 6 जनवरी 1818 को सहायक संधि किया गया। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर राज्यों के साथ भी सहायक संधि किया गया है।
सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम देशी शासक हैदराबाद का निज़ाम था, जो 1798 में किया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं। तो हैदराबाद हो जाएगा सबसे पहले 1798 में, मैसूर हो जाएगा 1799 में, अवध हो जाएगा वेलेस्ली का पूछा तो 1801 हो जाएगा फिर, और सिंधिया आपका हो जाएगा 1800 सबसे लास्ट में हो जाएगा सिंधिया, है ना। तो ये ठीक दिया हुआ, हैदराबाद, मैसूर, अवध और उसके बाद सिंधिया। सिंधिया हो जाएगा आपका 1804 ईस्वी में, है ना। तो सिंधिया 1804 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली है। ये हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी राज्य की प्रभुसत्ता स्थापित करना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 ये सही है। सहायक संधि 1863 ये गलत है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब स्थापित हो जाता है? व्यापारिक एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ये सही है। ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, जिसको हम मुक्त व्यापार की नीति कहते हैं, तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। तो बी हो जाएगा इसका। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद प्रथम था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, क्योंकि 1833 के अधिनियम से पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 सही है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो वह है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था? तो यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, 1814 से 16 तक। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। सुगौली की संधि हुई थी, अभी देख लिए हम लोग, 1815 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हेक्टर मोनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, क्योंकि यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, तो इसलिए ये गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी, यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में
हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित थे। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। जो सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो 1820 से 1827 तक सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और इसको जो है इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग जो है वो आधुनिक कर्नाटक का ही एक भाग था और अभी भी है में लागू की गई। तो इन सब क्षेत्रों में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में है ना, उसके बाद मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग में लागू की गई। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने को ले लिया था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित कौन है? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक चला, इससे लॉर्ड कॉर्नवालिस संबद्ध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 ईस्वी में होती है कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों निजाम एवं मराठों को देना पड़ा था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? मुख्य रूप से तो कैप्टन स्लीमैन संबंधित थे इससे। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे और ये ठग कर जो है इनको और ये काम ठगी के द्वारा करते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था भी, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। कैप्टन स्लीमैन ने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और इस तरह 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठगों का उन्मूलन देख लिए हम लोग कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ये सबको पता होगा, विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने सती प्रथा का समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा या रेगुलेशन 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? देख लिए हम लोग, विलियम बेंटिक ने। कब किया गया था ये सब हम लोग देख चुके हैं अभी। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो ये 1789 में किया गया था। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था और इस समय जो है गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय किस नीति के द्वारा हुआ था? तो यह कुप्रशासन के कारण हुआ था।
लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश थे सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी और नागपुर को 1854 ईस्वी में तथा करौली 1855 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत विलय किए गए। बघाट का ब्रिटिश में विलय कब किया गया? तो 1850 ईस्वी में किया गया था बघाट रियासत का। अवध का विलय कब हुआ? तो 1856 ईस्वी में किया गया। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कूट हम लोग देख लेते हैं कौन सा होगा। तो पहले हो जाएगा सतारा, फिर हो जाएगा बघाट, फिर उदयपुर और अंत में झांसी 1854 ईस्वी में। कौन सा इसमें सुमेलित है हमको देखना है। झांसी 1854 में हुआ था तो ये गलत है। अवध का विलय 1856 ईस्वी में, तो ये सही है ना। और बाकी सब जो है गलत है। तो इनका हम लोग एक बार और देख सकते हैं। जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 ईस्वी में, सतारा को 1848 ईस्वी में विलय किया गया था, है ना। उदयपुर 1852 ईस्वी में विलय किया गया है। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो डलहौजी ने किया था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से किस एक के शासक को हटा दिया? तो ये अवध था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा इसमें सबसे पहले सतारा हो जाएगा 1849 ईस्वी में, फिर संभलपुर और अंत में झांसी 1854 ईस्वी में। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो यह था सतारा। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये लॉर्ड डलहौजी का जो है वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज रैमजे। 1848 ईस्वी में डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ था? तो यह लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था 1843 ईस्वी में। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के काल जो 1842 से 44 तक है के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और यह जो है सेनापति चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया था सिंध का विलय लॉर्ड एलन बरो के समय। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था सिंध विजय। सिंध पर ब्रिटिश ने 1843 में कब्जा किया। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो ये डलहौजी ने ही किया था। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सिक्किम राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो था जेम्स आउट्रम। 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। आउट्रम ने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यह था लॉर्ड डलहौजी। और यह प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बम्बई और थाने के बीच हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853 ईस्वी में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो यह था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और इसी के द्वारा जो है बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य मैंने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किया गया। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। और इस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको हम PWD कहते हैं, को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाला कौन था? तो यह लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी से पहले सार्वजनिक निर्माण का काम एक सैनिक बोर्ड पर था, लेकिन डलहौजी के कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय में क्रियान्वित किया गया 1856 में। और क्योंकि 1856 में डलहौजी जो है वो चला जाता है और 56 में ही कैनिंग आता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग, जो 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक भारत के वायसराय रहते हैं, के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 के तहत, नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। तो इसमें था विधवा विवाह को वैध माना जाता है नियम 15 के तहत, और वहीं सती प्रथा को अवैध घोषित किया जाता है नियम 17 के तहत। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया गया था। कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो ये सबको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ? तो इलाहाबाद में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो ये 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। माने कि अब देशी राज्य के जो शासक थे, अगर उनको कोई पुत्र नहीं है, अपने पुत्र नहीं है, तो वो जो है अब दत्तक पुत्र को गोद ले सकता था और वो जो है उसका उत्तराधिकारी अब हो सकता था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के समय। उसी समय राजसी उपाधि अधिनियम
अर्थात रॉयल टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा 1876 में पारित किया गया। राजसी उपाधि अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवंथ को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने किया था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक था। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, तो यह सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता अर्थात कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस ने, सहायक संधि ब्लेजली ने तथा व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में की थी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरुआत की, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध सहायक संधि से, सही है। लॉर्ड डलहौजी का संबंध व्यक्तिगत का सिद्धांत से, सही है। लॉर्ड कैनिंग का उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है, क्योंकि उच्चतम निष्क्रियता का संबंध जो है अभी हम लोग देखे थे जॉन लॉरेंस, उससे है ये जॉन लॉरेंस। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में 1793 में कौन सही सुमेलित नहीं है? कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। ब्लेजली सहायक संधि सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, इसके समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन जिसका संबंध सती प्रथा से है, ये सही है। और 15वें रेगुलेशन का संबंध विधवा पुनर्विवाह से है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड ब्लेजली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया और इस तरह से अंतिम रूप से मराठा शक्ति का पतन हो गया। इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो यह 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया। निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो यह था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपुताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपुताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। ब्लेजली सहायक संधि प्रणाली सही है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध गलत है, यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है। आंग्ल नेपाली युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था 1814 से 16 तक। 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया आंग्ल नेपाल युद्ध, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। फिर 1815 ईस्वी में दूसरा आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया। कुमाऊं में अल्मोड़ा को इसमें जीत लिया गया। इस द्वितीय आंग्ल
द्वितीय आंग्ल नेपाल युद्ध में के दौरान जो है कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। है ना, किसने? तो मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। कौन एक सही सुमेलित थे? लॉर्ड एलनबरो। अवध का विलीनीकरण गलत है, इसके समय में सिंध का विलीनीकरण हुआ था। डलहौजी किस समय में अवध का विलीनीकरण हुआ, है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली किस समय में? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही है। सर जॉन शोर के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। तो हम लोग देख लेते एक बार। लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय किया गया। डलहौजी के समय में अवध का विलय हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 ईस्वी। कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी। अवध का विलीनीकरण सही है। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सही है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी सही है। लीटन के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का आरंभ, ये गलत है, क्योंकि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी के मध्य हुआ था और इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में हुआ था। कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह थे जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, जिसे हम पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी कहते हैं, यह आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि जॉन लॉरेंस के वायसराय काल 1864 से 69 ईस्वी में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, तो यह लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। ये रिपीटेड है। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो यह लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है। लॉर्ड मेयो जो 1869 से 72 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहता है, कि हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रगामी नीति, जिसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है, का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था अफगानिस्तान के प्रति? तो यह था लॉर्ड लीटन। 1876 ईस्वी में लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया और इसने कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण करने लगा। ये रिपीटेड है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लीटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो लॉर्ड कर्जन रहा। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। देख लेते हैं हम लोग। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा, अन्य जो 7 वर्ष तक रहा। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक रहा,
यह इसका कार्यकाल 4 वर्ष ही था भारत में। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 तक या 6 वर्ष तक भारत का वायसराय रहा। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी तक रहे और यह 3 वर्षों तक भारत के वायसराय रहे। तो इस तरह से कर्जन जो है सबसे लंबे समय तक 7 वर्षों तक भारत का वायसराय रहा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो यह लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टोन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था और उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया। ग्लैडस्टोन ने कहा कि हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को भारत के वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था, जिसे 1882 में लाया गया। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। रिपन के अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन भी दिए गए। इसलिए कहा जाता है कि रिपन के समय में स्थानीय संस्थाओं को सशक्त किया गया। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो यह लॉर्ड रिपन था। इल्बर्टविल विवाद किससे संबंधित है? हम लोग देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इल्बर्ट ने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे इल्बर्ट व्हील की संज्ञा दी जाती है। इल्बर्ट व्हील का उद्देश्य था जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। लेकिन यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात समझा और इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इल्बर्ट व्हील को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो यह लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम फैक्ट्री एक्ट बनाया गया था। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है, इसलिए इसको उदार रिपन भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दिया गया एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का भी प्रावधान किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया। तो ये गलत है। अभी हम लोग देखें कि यह कार्य के घंटे से था। फिर एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, तो ये सही है। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त
मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। यानी बच्चों को लेकर ही जो है प्रथम फैक्ट्री एक्ट में प्रावधान किया गया, महिलाओं को लेकर नहीं। प्रथम फैक्ट्री एक्ट से मजदूर सामान्यतः निराश थे। एनम लोखंडे, जिनका पूरा नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे, भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में एनम लोखंडे न केवल हथकरघा एवं कपड़ा मिलों की मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की। किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो यह लॉर्ड रिपन जी हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, ये सुमेलित नहीं है, रिपन हो जाएगा। सहायक संधि बिलेजडी ठीक है। राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ सेकंड डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त कार्नवाली सही। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्लाइव, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, बेंटिक के बंग विभाजन, गलत है। चार्ल्स मेटकॉफ, बंगाल में दोहरा शासन, ये भी गलत है। कर्जन के समय अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाता है लॉर्ड कर्जन के समय। अच्छा, वो मैं 14 फॉलोइंग, सॉरी ना, हमें लगा कि इसमें से गलत छांटना है, तो मैं 14 फॉलोइंग है, तब तो हम लोग देख लेते हैं। क्लाइव हो जाएगा, बंगाल में दोहरा शासन। विलियम बेंटिक के समय हो जाएगा आपको अंग्रेजी शिक्षा, है ना, मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लाया गया। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है, इसलिए प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। और कर्जन के समय, है ना, बंगाल का विभाजन किया गया, है ना, 16 अक्टूबर 1905 को। इस तरह से आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। फिर बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा, है ना, थॉमस बेबिंगटन मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए, यानी कि भारत में एक ऐसा वर्ग बनाया जाए, तैयार किया जाए, जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी, और यहीं से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के कार्यकाल में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिससे कि बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना कमज़ोर पड़ जाए। ये भी मैं 14 फॉलोइंग है, तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, व्यक्तिगत का सिद्धांत, विलियम बेंटिक, सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन, कर्जन, बंगाल का विभाजन। इस तरह से इसका आंसर जो है वो ये होगा। व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी से जुड़ा है। व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, 1850 में बघाट को, 52 में उदयपुर, 1854 में झांसी एवं नागपुर, है ना, ये सब का विलय कर लिया जाता है। विलियम बेंटिक ने 1829 के 17वें रेगुलेशन द्वारा सती प्रथा का अंत किया। फिर रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन ने किया था। कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस
रेगुलेटिंग एक्ट गलत है, ये हेस्टिंग के वारेन हेस्टिंग के समय आया था। ब्लेजली अस्थाई बंदोबस्त, ये भी गलत है ना, इसका संबंध कॉर्नवालिस से है। लॉर्ड एलेनबरो सिंध का विलय, तो ये सही है ना, 1843 में सिंध का विलय। लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध, गलत है, यह ऑकलैंड के समय हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड थे इस समय। एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में सिंध का विलय किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय किया गया, 1901 ईस्वी में। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। इसके उपरांत 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में एक अलग विभाग बनाया गया। फिर लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, 1901 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की? तो कर्जन ने 1901 ईस्वी में किया। हालांकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अगर पूछा जाएगा तो 1871 ईस्वी में होगा। यहाँ अच्छा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए है ना ये नहीं होगा आंसर इसका, है ना, 1871 ईस्वी हो जाएगा। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो 1871 ईस्वी में बनाया गया। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे, जिन्हें लॉर्ड मेयो भी कहते हैं, तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। लॉर्ड मेयो थे और लॉर्ड मेयो उस समय ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ड्यूक ऑफ अर्गिल जो थे अलग व्यक्ति का नाम है, ड्यूक ऑफ अर्गिल, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत सचिव थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था ना 1871 ईस्वी में। तो इसलिए दिए गए विकल्पों में मेयो या अर्गिल किसी का नाम न होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। तो इसमें अगर अर्गिल भी नाम होता तो भी सही हो सकता था, है ना, मेयो भी रहता तो मेयो के कार्यकाल में ये हुआ था तो भी सही हो सकता था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो यह जी.के. गोखले ने किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 से 1905 में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के इन्हीं कार्यों के कारण उसके प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? यह लॉर्ड कर्जन ने किया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किया। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स का उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए, यानी कि उपयुक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें पहले हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, है ना, दूसरा स्थान पर लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए और इसके बाद जो है लॉर्ड इरविन हो जाएगा। 1 2 3 4। तो
ये सही है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 तक रहे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहे और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये सही है। दूसरा, और यही प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और उसी के तहत पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, तो ये दोनों सही है। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाया था? तो जो है यह लॉर्ड मिंटो के द्वारा भी अपनाया गया और लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी बंगाल का विभाजन करके अपनाया गया था। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति जो है लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। फिर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई और इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंगभंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा कि दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। एक, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा, नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना जहां पर राष्ट्रीय भावना जागृत हो रही थी। नेक्स्ट, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी, इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन जो है वो लॉर्ड कर्जन का ही था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है और इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में कर्जन ने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। तो इस तरह जो है कर्जन कांग्रेस के बारे में सोचता था। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से भी इनकार कर दिया था। इससे जो है कांग्रेस के प्रति उसके रवैये की हमें झलक मिलती है। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो वह था लॉर्ड मिंटो था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था और यहीं से भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो वह था लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग का समयावधि है 1921 से 1926 ईस्वी। लॉर्ड रीडिंग के समय चौरी चौरा कांड हुआ, स्वराज पार्टी का गठन किया गया तथा रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ, उसको समाप्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय में सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ डलहौजी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं लीटन होगा। एडवर्ड विल रिपन सही है।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबद्ध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उससे जमानत ले सकती थी, यानी कि उसकी जमानत को जब्त कर सकती थी, और यदि अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापाखाने को भी जब्त कर सकती थी। अर्स्कीन पेरी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। सूर्यनाथ बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। नेक्स्ट है, कौन सा युग जो है वो सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन विलियम बेंटिक के समय में सही है। एल्बर्ट बिल रिपन सही है। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जा नहीं, लिटन होगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण जो है वो किसके काल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। 1911 में घोषणा किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे तृतीय दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की भी घोषणा की गई। निम्नलिखित दिए गए है ना कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प नीति या चूक का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ सबको पता है आपको। डलहौजी हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कर्जन न बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया, और सामाजिक सुधार का संबंध विलियम बेंटिक से। और इस तरह से इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम लोग इसके व्याख्या को ही देख लेते हैं, और ऐसे इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। यद्यपि विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स नहीं है तो उसका उत्तरवर्ती कारणवाल इस कालक्रमानुसार उत्तर होगा। 1833 के एक्ट के द्वारा डलहौजी की नियुक्ति की जाती है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही डलहौजी की नियुक्ति होता है भारत में। 1858 के एक्ट के तहत ही मिंटो की नियुक्ति होती है भारत में, और 1935 के एक्ट के तहत ही लॉर्ड वेवेल की नियुक्ति जो है भारत में वायसराय के रूप में किया जाता है। तो वही यहाँ पर दिया गया है, और उनके जो है वो ओरिजिनल नेम क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इससे आप लोग ठीक से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस स्थान का अंग्रेजों द्वारा विलय कब किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं। संभलपुर का विलय जो है 1849 ईस्वी में किया गया। सतारा का 1848 ईस्वी में सबसे पहले विलय किया गया। अवध का 1856 ईस्वी में किया गया, और झांसी का विलय 1854 ईस्वी में किया गया। और इस तरह से इसके उत्तर जो होंगे वो बी होंगे। संभलपुर 1849, सतारा 1848, अवध 1856, झांसी 1854 ईस्वी।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले होगा सिक्किम का विलय 1817 ईस्वी में। सिक्किम का विलय 1817 ईस्वी में किया गया। पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में किया गया। झांसी का 1854 और बर्मा का विलय लॉर्ड डफरिन के समय में 1886 ईस्वी में किया गया। ध्यातव्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया था। सिक्किम के साथ फरवरी 1817 में सिर्फ सहायक संधि की गई थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां जो है वो प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अठारह के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये MCQ का सीरीज इस चैप्टर का ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे और उस चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, है ना। तो चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं।